हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। आज हम जीके की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। बिहार जैसा कि 7 अगस्त को बिहार पुलिस का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ बच्चों की डिमांड पे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये फ़ायदा सभी बच्चों को करेगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, या कोई और स्टेट फॉर्म भर रहे हैं, तो इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैराथन की दौड़ आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी आपका 26 मील 385 गज। ये डायरेक्ट रटने वाला है, पर याद रखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉडर्न ओलंपिक की बात करें, मॉडर्न ओलंपिक ये आपको 1896 में स्टार्ट हुआ है। और जो ओलंपिक नॉर्मल जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, बहुत पुराना खेल है ओलंपिक का खेल, ये 1786 बीसी में स्टार्ट हुआ है। तो इसको कुछ पार्ट को रट लें, उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे बोल रहा है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, वो किस देश में स्थित है। तो ये अफ्रीका देश में स्थित है। अफ्रीका देश इस तरह का बनता है, इस तरह का है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरह है। यहाँ पे एरिट्रिया देश है, यहाँ पे आपका इथोपिया है, और इधर सूडान है। तो ये जो अफ्रीका देश में महादेश में एरिट्रिया जो है, ये रेड सी, यहाँ पे रेड सी है, लाल सागर उससे सटा हुआ है। इधर सूडान से, इधर इथोपिया से सटा हुआ है। एरिट्रिया की अस्मारा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इरिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ रहा है, तो अस्मारा मार दिए उसको। फिर गुस्सा आया तो उसको पीट पाट दिए। अस्मारा उसका कैपिटल है। ठीक है, इसको याद कर जाइएगा। आगे चलें। जो तीसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से भी सम्मानित करने वाले डॉक्टर सीवी रमन को सम्मानित किया गया है। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज। क्यों मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिजिक्स के क्षेत्र में क्या किया इन्होंने, जैसे ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सरफेस है, यहाँ से लाइट पास करवाया, लाइट डिफ्लेक्ट हो गई। ये डिफ्लेक्शन की बात और वेवलेंथ में चेंज होने की बात, वेवलेंथ को तरंग धैर्य बोलते हैं, तरंग धैर्य देख लीजिए कि तरंग धैर्य, वेवलेंथ में चेंज, डिफ्लेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था डॉक्टर सीवी रमन ने। और 1954 में आज़ादी के बाद भारत ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत रत्न से। कुछ जान लेते हैं। जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस, डॉक्टर JC बॉस जो बायो के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने पहला पेटेंट करवाया था, अमेरिकी पेटेंट। तो इस चीज़ को नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके साथ साथ क्वेश्चन में आने की संभावना है। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जनक कहे जाते हैं। इतना चीज़ क्वेश्चन में आने की संभावना है, इसको याद कर जाइए। और चौथा क्वेश्चन में हम चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विषमता यहीं पे है, डिफरेंस यहीं पे मिलता है, डिफरेंस यहीं मिलता है। ठीक है, भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो कपड़ा का सबसे ज़्यादा निर्यातक है। कपड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ से विश्व भर में बेची जाती है, निर्यातक।
एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट की बात करें तो क्या होगा, आप आंसर दीजिएगा। इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्या क्या इंपोर्ट करता है भारत? सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस द्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप कहा गया है? तो देखिए, हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप कहा गया है, ये आंसर करेक्ट है, हवाई द्वीप। ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में। और फिजी भी आपका प्रशांत महासागर में है, इंग्लिश में पैसिफिक ओशन बोलते हैं, पैसिफिक ओशन। ग्रीनलैंड ये भी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो डेनमार्क में। पर शासन किसका है ग्रीनलैंड पे? यूएसए का। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर जाइए। आगे चलते हैं, नोट डाउन करिए। तुवालू भी है, ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में। तुवालू द्वीप भी प्रशांत महासागर में है। पूछा जाता है कि कौन सा, 7वां क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाएं, वर्ल्ड नहीं ग्लोब बनाने की कोशिश करें, ये ग्लोब है। ये कर्क रेखा है, बीचों बीच ये कटा भूमध्य रेखा है और ये कटा मकर रेखा है। ठीक है, नाम लिख देते हैं। ये हो गया कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब भूमध्य रेखा को इक्वेटर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पे होता है, ये भी 23.5 डिग्री पे, ये 0 डिग्री बीचों बीच यहाँ पे है भूमध्य रेखा। अब बोलता है कि कौन सा महाद्वीप कहें, कंटिनेंट कहें या महादेश कहें, जो जिससे तीनों रेखा होकर के पास करती है? तो एक ही है आपका, यहाँ से बनेगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जा करके ऐसे मिलेगा। इसको बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। तो अफ्रीका एक आंसर सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों लाइनें, तीनों रेखा पास करती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा पास करती है आपको। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप का, तो सहारा डेजर्ट है। विश्व का सबसे गर्म, क्वेश्चन सबसे बड़ा नहीं पूछा जाएगा, सबसे गर्म पूछा जाएगा, तो सहारा डेजर्ट है सबसे गर्म मरुस्थल। सुमेलित करने की बात आएगी तो जैसे उगते सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को। मध्यरात्रि सूर्य भूमि का देश नॉर्वे को। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को बोलते हैं। अब वज्र की भूमि भूटान को। सबसे ज़्यादा वज्रपात होता है, थंडरिंग होती है भूटान में। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान राज्यों के संघ के रूप में आर्टिकल 1 या इसको हिंदी में कहें अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है राज्यों के संघ के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में आर्टिकल 1 कहा है। यही डिफिनीशन भारत कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है,
सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को लागू किया गया है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर कहने का मतलब फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, कुछ देर के लिए बनाया जाता है, कुछ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इलेक्शन हो गया, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं संसद में पहुँचे, तो उस समय जो पहला अधिवेशन होता है, फर्स्ट अधिवेशन इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड मेंबर संसद में जाते हैं, तो पहला अधिवेशन के लिए एक आदमी चाहिए, तो उस आदमी को स्पीकर को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर चाहिए तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में फॉर द टाइम बिंग काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सब इलेक्टेड मेंबर हैं वो सेलेक्ट करते हैं, वो उसमें से सिलेक्शन करते हैं कि कौन बनेगा स्पीकर, तब वो परमानेंट स्पीकर 5 साल के लिए होता है। ठीक है। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? संविधान सभा का विचार। संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में दिया था। एम.एन. रॉय ने 1934 में, पर 1946 के कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन। तो पूछेगा आपको भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने। अगर पूछे किस ईस्वी में? 1934 ईस्वी में। पर पूछे कि संविधान सभा का किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन संविधान कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, उसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। B.R. अम्बेडकर के बारे में जानते ही होंगे। बहिष्कारणी हित सभा इन्हीं का है। द पाकिस्तान इन्हीं की बुक्स लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्यों को भाग 4A में सन्निहित किया गया है। फोर ए में आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 74 में। इसमें क्या किया गया था कि जो मूल कर्तव्य हैं, कर्तव्य अलग है, ड्यूटीज़ 11 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को 11 ड्यूटीज़ को। और ये भाग 4 पार्ट 4A तो है, पर अगर आपसे अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 51A 51A में है 11 ड्यूटीज़ आपको माननी है। मूल कर्तव्य हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं, सम्मिलित किया गया है 51A अनुच्छेद पार्ट 4A में। इसको याद कर जाए। अब किसके कौन सी कमेटी है? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन के, जो मिनी संविधान बोला जाता है, उसके संशोधन पे इसको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है, जो पार्ट 4 में है और आर्टिकल 51A में। ठीक है, इसको याद कर जाइए। पूछा जाता है कि संविधान किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ प्रदान करता है? 227 में।
मतलब ये हाई कोर्ट है, इधर उसके छोटे छोटे सिविल कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। इन सब की निगरानी ये करता है, इन सभी की निगरानी करता है हाई कोर्ट। तो किस राइट के तहत? आर्टिकल 227 के तहत इन पे ये ध्यान देता है। और आर्टिकल 226 आप बताएंगे कमेंट में करके कि आर्टिकल 226 क्या कहता है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जैसे दो बॉडी हैं हमारे पास। अगर सेंटर की बात करें तो आपके पास है लोकसभा, राज्यसभा। अगर स्टेट की बात करें, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। जो स्टेट में विधानसभा में जो इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे जाते हैं, आइए यही मेंबर हैं जो राज्यसभा के जो लोग जितने सांसद हैं उनका चुनाव करता है। राज्यसभा में 233 प्लस 12 मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 233 सांसद अलग से। तो इतने जो मेंबर हैं 233 राज्यसभा में, ये विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा इनको चुनाव किया जाता है राज्यसभा का। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा। भारत में किसी भी मामले को स्थानांतरित करने के लिए, किसी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो एक सर्वोच्च न्यायालय को है पावर। सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है कि किसी भी मामले में उसको स्थानांतरित कर सकता है। मान लीजिए कोई कोलकाता में केस चल रहा है और पटना में बुलाना है, तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 139A के तहत कोलकाता से ट्रांसफ़र कर देगा पटना केस को। भारत में किसी भी मामले को कहीं पे भी स्थानांतरित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किस आर्टिकल के तहत? 139A के तहत। पूछा जा रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो ये सभी अवगुण हैं स्थानीय सरकार के। ग्राम सभा का चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को स्थानांतरित नहीं किया। स्थानीय सरकार के पास संसाधनों की कमी है। ये चारों उपयुक्त सभी, एक नहीं, उपयुक्त सभी होने चाहिए। आगे चलें। उपयुक्त सभी 4, इसका सुधार लीजिएगा, 4 आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पिछले साल दिए हुए हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि का परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मांगजन्य मुद्रास्फीति। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें होता क्या है? डिमांड पुल, मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग, कोई सामान बन रहा है, सामान बन रहा है स्लो रेट से, और डिमांड हाई है, जिसकी वजह से इन सामानों पे भार पड़ रहा है। अब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सामान जो बनने का रेट है बहुत स्लो रेट से बन रहा है, तो ये डिमांड की वजह से इन सामान में
प्राइस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस में इंक्रीज। इसी को कह रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अधिक, मतलब मांग अत्यधिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और समग्र आपूर्ति जो है वो कम है, उसकी तुलना में कम है। स्लो रेट से मतलब कोई सामान बन रहा है पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कीमतों में सामान्य स्तर से निरंतर वृद्धि होने लगता है। उसको मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉस्ट पुल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि महंगाई की वजह से हर चीज़ रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में अगर वृद्धि होता है, ट्रांसपोर्टेशन इस सब कॉस्ट में वृद्धि होगा, तो लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन भी एक तरह का स्लो ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट का केस है। मुद्रास्फीति जन मंदी मतलब स्टैगफ्लेशन। आगे चलते हैं, ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। भुगतान संतुलन, संतुलित को इंग्लिश में बोलते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में माल का निर्यात और आयात भी आएगा, सेवा का निर्यात और आयात भी आएगा। आय कितना आया, प्राप्तियां और भुगतान भी आएगा। पर पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है, कैपिटल पेमेंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये नहीं आएगा, ये नहीं आता है BOP में। आगे चले, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात और उनके आयात से कम हो। मान लीजिए आपने कुछ, ये एक कंट्री है इंडिया, बाहर से आयात, इंपोर्ट, आयात को इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्ट, ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा मंगा रहा है और अपनी चीज़ें कम बेच रहा है, मतलब ये नुकसान में है। तो व्यापार घाटा है, बिजनेस का घाटा होगा। तो सिंपल सा है मीनिंग, तो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने हैं। बैंक के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? एक ही आरबीआई के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। आधार दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस रेट ऐसा रेट है, आरबीआई यहाँ पे है और बैंक यहाँ पे है। बैंक को कहता है और कस्टमर यहाँ है। आरबीआई बैंक को गाइडलाइन जारी करता है कि मिनिमम इंटरेस्ट लगाएं। एक इंटरेस्ट आपका फिक्स होना चाहिए। इंटरेस्ट ऋण दर आप आरबीआई जो गाइडलाइन जारी कर देता है कि ऋण दर आपको हम फिक्स करके दे रहे हैं, इससे नीचे आप ऋण दर को नहीं कम कर सकते। वही बेस रेट बोला जाता है। मतलब कोई भी बैंक अपने मन से किसी को चाहता हो तो उसको 1% दे, बाकी को 4% दे, किसी को 10% दे। ऐसा नहीं हो सकता किसी को 1% दे, किसी को 2% दे, उस हिसाब से नहीं। एक गाइडलाइन तय कर दिया कि 4% से ऊपर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, आरबीआई गाइडलाइन दे दिया।
तो 4% से ऊपर ही आपको रखना है, मिनिमम 4% से ऊपर ही आप इंटरेस्ट रेट को रखेंगे, नीचे कभी नहीं ला सकते। तो ये गाइडलाइन आरबीआई द्वारा सभी बैंकों को दिया जाता है। भारत में कृषि और वितरण करने में कौन सी बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास कृषि और वितरण करने में कौन से बैंक का संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। और वाणिज्यिक बैंक किसको कहते हैं? जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब वाणिज्यिक बैंक हैं। पूछा कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन यही थे, और इन्होंने 1950 से लेकर के 8 साल तक 1958 तक बने रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन सबसे पहले सुकुमार सेन। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? बेस रेट। अभी पढ़ा है बेस रेट क्या होगा? आधार दर, बेस रेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस रेट। एक फिक्स बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं, मतलब एक फिक्स ब्याज, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, इससे नीचे नहीं कर सकता है। आरबीआई का गाइडलाइन है कि सभी को एक फिक्स बेस रेट दे दिया जाता है। ब्याज की दरें आप अगर 4% रखते हैं, 4% ये आपका मिनिमम है, इसके नीचे नहीं जा सकते आप। 3% किसी को नहीं दे सकते, 2% किसी को नहीं दे सकते, 1% किसी को नहीं दे सकते। हमेशा क्या करना है? 4% और 4% से ऊपर आपको रखना है, वही होता है बेस रेट। ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर, बैंक रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंक को लोन देता है, जिस रेट पर बैंक आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देता है, उसी को कहते हैं बैंक रेट, बैंक रेट। और जिस रेट पर बैंक ग्राहक को उधार देता है उससे कम नहीं, वो बेस रेट होता है। नाबार्ड। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? एक्जिम बैंक को। एक्जिम में आ जाता है एक्सपोर्ट, यहाँ इंपोर्ट। एक्जिम बैंक इसको नहीं। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप बताएंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आप कब स्थापना किया गया और हेड क्वार्टर क्या है इसका? ये आपके लिए टास्क है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन समस्या कब उत्पन्न होती है? इसका क्वेश्चन पूरा एक ही चीज़ कंडीशन याद रखना, प्रतिकूल। जब भी इकोनॉमिक्स टर्म आए तो दिमाग में बिजनेस ख्याल में लाना है कि व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब आती है? जब आपका आयात, आप किसी से ज़्यादा खरीदते हैं और अपना सामान कम बेचते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आएगा। अपना सामान भी बेचना होता है, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरे का सामान आप खरीद रहे हैं पर अपना सामान बेच ही नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आएगा। बिजनेस के दिमाग में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रखिएगा आराम से। प्रतिकूल भुगतान संतुलन, इसी के कारण समस्या उत्पन्न होता है। प्रतिकूल, अनफेवरेबल। मैथ्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बता देंगे। मैथ्स का क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा।
देख लेते हैं इस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर 2 सेकंड में 2003 इसको रब कर दे रहे। एक हीटर 2 सेकंड में, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, कितना जूल एनर्जी जो है, हीट भी 200 जूल, और करंट कितना है 2 एम्पियर हो। तो उस हीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया है, तो फॉर्मूला बन जाता है आपका H बराबर I² RT, हीट बराबर I² RT। तो आपका जो भी चीज़ दिया हुआ है उस पर पुट कर देंगे वैल्यू को। जैसे हीट दिया हुआ है 200 जूल, I दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 गुने 4, रेजिस्टेंस हमको निकालना है, और सेकंड में ही रहेगा आपका टाइम 2 सेकंड के लिए। तो ये हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। 200 बराबर 8 इंटू आर बराबर हो जाएगा 200/8, कट करके कितना आ जाएगा 25, और रेजिस्टेंस की यूनिट, प्रतिरोध की यूनिट ओम, तो 25 ओम, 4 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। V बराबर होता है IR, अगर वोल्टेज देता तो H बराबर VIT हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पास आया है कि घरों में जो बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं वो किस श्रेणी में जुड़े होते हैं, समानांतर, पैरेलल। क्यों रखा जाता है? मान लीजिए पैरेलल में नहीं रखें और सीरीज में रख दिए, एक मिनट, इस तरह से रखे हैं। अगर सीरीज में रखें, ये सीरीज का है, हो गया, सीरीज में रखें, तो मान लीजिए बल्ब यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ और सामान होगा, यहाँ पे कुछ और सामान होगा, तो करंट अगर बढ़ा तो इन सब को डिस्ट्रॉय कर देगा, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर सीरीज में अगर जाएगा, यहाँ जाते करंट कम हो जाएगा तो इसको बचा लेगा, यहाँ पे जो होगा उसको नुकसान होगा। तो इसलिए घरों में जो रखा जाता है, घरों में जो बिजली के उपकरण जो जोड़े जाते हैं वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं, समानांतर में जोड़े जाते हैं, नुकसान बहुत कम हो जाता है। बोलता है कि 40वां नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। ये 10 सेंटीमीटर का है रेडियस, गति करता है। मान लीजिए तो पथ में गति करता है, यदि विस्थापन क्या होगा आपका? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि जिस पॉइंट से आप आए, अगर उसी पॉइंट पे आप रिटर्न हो जाते, इस पॉइंट से गए, इसी पॉइंट पे रिटर्न हो गए, तो डिस्टेंस तो आपका सेम हो गया है, d बराबर d। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। d पहले था, फिर आए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो d माइनस d 0 हो जाता है। इसी तरह से सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, फिर इसी पॉइंट पे आ जा रहा है, फिर इसी पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, अब फिर यहाँ से यहाँ आया, तो सेम डिस्टेंस कवर किया, यहाँ आ गया, फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 होगा, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तीनों कंडीशन। बट डिस्टेंस, दूरी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क यही है कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब डायरेक्शन उसमें रहता है, और दूरी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे चलें।
फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय, आपको अगर मोशन का फॉर्मूला पता हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। हम हाइट ले लेते हैं, हाइट बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो फॉर्मूला एच बराबर क्या बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। तो पूछ रहा है कि धरती और गिरती धरती में टकराने में लगने वाला समय निकालिए। तो टी यहाँ है तो एच टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबको इधर लेते आइए, 2h अपॉन जी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। तो पुट करके वैल्यू देखते हैं। जी का पता है आपको, जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 16 मीटर हाइट दिया हुआ है, अंडर रूट 2 इंटू 16 अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ तो आंसर 2 दिया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व करके आप बताइएगा कि 1.8 आ रहा है कि नहीं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी हमने बता दिया कहाँ से आया, ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के सेवक, भारतीय समाज के सेवक 1905 में स्थापित किया था, ठीक है। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के फेडरेशन के फाउंडर कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1930 में स्थापना किया है इसकी। अखिल भारतीय दलित संघ, दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में किया है। और इनका एक और किया हुआ है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1935 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1935 में इसने स्टार्ट किया। किसने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किया। दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1935 में किया इन्होंने। आगे चले, बहुत इजी क्वेश्चन। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई, मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है, जय हिंद, जय जवान जय किसान जवाहरलाल नेहरू, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया, आप बताएंगे। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ, 1776 ईस्वी में, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा बॉम्बे में। प्रस्तावित पूना में था, तो पूना में प्लेग रोग होने की वजह से पूना ना हो करके बॉम्बे, आज के मुंबई, उस समय के बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था ये आप बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलता है।
पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। उदयन कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक। बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, शत्रु, और उसका पुत्र कौन? उदयन। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन। इसको याद कर जाइए। उदयन, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? एक ही नाम, शिलभद्र। शिलभद्र थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी देख रहे हैं, नालंदा, कुमार गुप्त के टाइम पे, कुमार गुप्त के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी का बनाया गया था। अब 12वीं सदी में किसके द्वारा तोड़ा गया था? आप बताएंगे। 12वीं सदी में कौन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो बंगाली जो विद्वान स्कॉलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो थे शिलभद्र। अब किनके टाइम पे बना था? तो कुमारगुप्त के टाइम पे बना हुआ था। ये सब भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। इनमें से कौन अलवार महिला संत? अलवार महिला संत। अंडाल। अंडाल के बारे में याद रखिए। अलवार जो होते हैं, जो विष्णु के उपासक होते हैं, विष्णु के उपासक। शिव के उपासक कौन है? आप बताएंगे। शिव उपासक। दक्षिण भारत में विष्णु उपासक, शिव उपासक दो तरह से चलते हैं। तो विष्णु के जो उपासक हैं, जो प्रचार प्रसार किए, उसमें महिला संत जो थी वो अंडाल थी। बाकी तीनों नाम देख रहे हैं, ये भक्ति मार्ग से, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भक्ति आंदोलन से। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग? अभंग। नामदेव प्रसिद्ध है अभंग। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव। प्रस्वित ऑक्सीजन कंटेंट, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है साइंस का, 21%। नाइट्रोजन बताएंगे कितना, N2 कितना होगा, और CO2 कितना होता है। वायुमंडल में जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, CO2 की मात्रा, आर्गन की मात्रा कितनी होती है, ये बताएंगे आप। मनुष्य का निकटतम जो रिश्तेदार है वो होता है चिंपैंजी। चिंपैंजी में DNA जो हमारा मिलता है, DNA नहीं, DNA जो मिल जाता है वो 98% मिल जाता है। और चिंपैंजी भी एक तरह का वानर का ही रूप है, इसलिए वानर को हम यहाँ पे निकटतम रिश्तेदार के रूप में बोलते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन रक्त प्लाज्मा कोशिका में होता है। रक्त प्लाज्मा कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा सेल।
प्रतिरक्षी गठन कहने का मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और ये जो ब्लड प्लाज्मा सेल है ये कहाँ होता है? ये टाइप ऑफ वाइट सेल, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं। और कहाँ बनता है? तो बोन मेरो में, बोन मेरो, अस्थि प्लाज्मा क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक रखिए। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? रक्त प्लाज्मा कोशिका में। एंटीबॉडी कहाँ फॉर्मेशन होता है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिका है। ये एक तरह का वाइट ब्लड सेल है। निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर जनित रोग आपका नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसको, सिकनेस। ये सीसी मच्छी के द्वारा, सीसी मच्छी, सीसी फ्ली मक्खी के द्वारा होता है बीमारी। बाकी आप डेंगू बुखार मच्छर के ही है, मलेरिया मच्छर से ही है, फलेरिया भी मच्छर के ही काटने से पैर फूल जाता है। पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या किसमें होती है? तो आपके हाथों के हथेली में सबसे ज़्यादा होती है पसीना। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? सेल वॉल, एक मिनट, सेल वॉल, कोशिका की तीक्ष्णता, ये आपका पेड़ देखते हैं, पेड़ को हार्डनेस बना करके रखता है सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल, इसके सेल वॉल होने की वजह से एनिमल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा। सेल वॉल होने की वजह से ये हार्डनेस बना, तीक्ष्णता बनाए रखता है। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश स्थान होती है उसे कहा जाता है आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकाएं पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा। क्लोरो ऊतक की पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश स्थान होती है उसे कहा जाता है आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकाएं पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सभी कोशिकाओं एक कोशिका भित्ति होती है। सभी कोशिकाओं में गोल्गी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो सबसे सही जो ट्रू है, इसमें सही कथन है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, नहीं। ऑल सेल हैव अ सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अभी बोले कि सिर्फ प्लांट में होता है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति क्या होता है? प्लांट में, सभी में नहीं होता है। गोल्गी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्गी एपरेटस इज फाउंड ओनली इन एनिमल, तो ये भी गलत है। गोल्गी एपरेटस ये भी गलत है। फिर है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में, एकदम बिल्कुल सही है। और क्लोरोप्लास्ट का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है आप बताएंगे। तो तीसरा ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ एक आंसर सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? पिंजड़े जैसी, केज लाइक स्ट्रक्चर, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो फुलरिन का होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, फुलरिन का। फुटबॉल सॉसर टाइप का
शेप का होता है, केज टाइप का, सॉसर टाइप का होता है। हीरा का बताएंगे और ग्रेफाइट का किस स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल, हीरे का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और सबसे हार्डेस्ट मैटर है टेट्रा हेड्रल। ग्रेफाइट, सॉफ्ट और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये तीनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो टाइम पार होगा। वी.टी. ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? मीटर, मीटर होगा। ये मान लीजिए ये V का है, ये ग्राफ T का है, यहाँ एक पैरेलल सीधा लाइन है, तो V और T, ये जो एरिया है रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का। विस्थापन की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। नमक का घोल, नमक का घोल आप लेंगे पानी, पानी में से इसमें डाल देंगे, हर जगह बराबर सब कण विलुप्त हो जाएंगे। आप पानी में से आर पार देख भी सकते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। गंदा पानी में आप मड यहाँ ज़्यादा होगा, पानी यहाँ ज़्यादा होगा। प्रदूषित वायु में भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण नमक का घोल। अब बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, निम्नलिखित में से कौन सा? पेरिस का जमना किसकी वजह से होता है? तो जमता है जलयोजन, जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, जलयोजन, हाइड्रेशन ऑफ अनदर हाइड्रेट, इसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। मंदक के रूप में किसको किया जाता है? मंदक के रूप में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ सभी हो जाएंगे, 4 ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ सभी ऑप्शन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, इन सभी 4। पैराफिन, भारी वाटर। क्वेश्चन क्या था? मंदक। मंदक को इंग्लिश में मॉडरेटर, मंदक। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट को भी यूज करते हैं, पैराफिन को भी यूज कर सकते हैं, भारी पानी का भी यूज कर सकते हैं, इन तीनों का भी यूज कर सकते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे मॉडरेटर के रूप में। HaSO4, HaSO2 होगा SN प्लस H, AsSN प्लस H2 क्या बनाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को गायब करवा देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन होकर के यहाँ AS बच रहा है, हाइड्रोजन भी यहाँ से गायब है, यहाँ SN क्वेश्चन गलत है, फिर भी आपका HaSO2 यही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इक्यासीवां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उप धातु है?
मेटलॉइड्स कौन सा है? तो ये आर्सेनिक है। एस मेटलॉइड्स है, उपधातु। सोडियम, लोहा और तांबा मेटल्स में आते हैं। मेटलॉइड्स में आर्सेनिक। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसको बताएंगे। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। सरकार ने 2023-34 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? 66%। उस समय के 23-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई थी। उसका योजना का नाम क्या है? महिला समान बचत प्रमाण पत्र। यह आपका सही है, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? 1936 के बर्लिन से। LIC के नए ग्राहक एजेंटों और मध्यस्थों के लिए 21 ऐप का लॉन्च किया गया है? आनंद का। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? रेड फ्लैग USA। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? 2023 यहाँ कर लीजिएगा। 2023 में स्वर्ण पदक जीता है निखत जरीन। निखत जरीन ने भारतीय मुक्केबाजी में विश्व बॉक्सिंग स्वर्ण पदक जीता है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एंटोनी वान लीवनहॉक ने किया था। इसको याद कर जाइए, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। उसको कहीं ना कहीं से राज्यसभा का सांसद बनना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर वो सांसद नहीं है तो 6 महीने के लिए उसको संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। पर उसको 6 महीने के अंदर, 6 महीने में उसको कहीं न कहीं से राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत करके भेजा जाना आवश्यक है 6 महीने के लिए। मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार। बिहार इन सब में आगे है। कृषि में भी आयकर, तो आप उस पर आयकर लगाने का है। लुप्त प्राय भारतीय स्किमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में, भागलपुर में है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड कहाँ द्वारा निर्मित होते हैं? अंतर्द्रव्यीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है कि 100 वाट एक विद्युत बल्ब को 10 दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, तो बल्ब 3 दिनों में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी। तो फॉर्मूला है आपका एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। पावर का वाट में, एनर्जी का जूल में होता है, याद रखिएगा। एनर्जी जूल में, पावर वाट में, इनटू टाइम। 10 घंटे प्रयोग 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत है। दिन में 10 घंटे, दिन में अगर 10 घंटे और 3 दिन तक चलता है तो 3 × 10, ठीक है, 3000 वाट आवर, मतलब 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट खर्च होगा, खपत होगा टोटल। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब 100वां सबसे लास्ट, 100 रस्सियों तथा गलीचे से बनाने हेतु रेशा लेते हैं। 100वां क्वेश्चन, 100 रस्सी कहाँ, 100वां क्वेश्चन है। रस्सियों तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। पॉलीप्रोपिलीन यूज़ करते हैं, पॉलीमर है ये सब। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से देखें और कमेंट करें कि क्या इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। थोड़ा डीप जाने की कोशिश की, टाइम ज़्यादा लगा, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन गया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।